अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी लॉक्स। खिलाफत बनु उमय्या में चंद सिपह सालार ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फतूहात से आलमी शोहरत हासिल की। उनमें सबसे पहला नाम जो है वो आता है मूसा बिन नुसैर का। मूसा बिन नुसैर ने शुमाली अफ्रीका फ़तह किया और बाद में जो है वो वहाँ के गवर्नर रहे। दूसरा नाम आता है तारिक बिन ज़ियाद का, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वो मूसा बिन नुसैर के आज़ाद करदा ग़ुलाम थे और उन्होंने उंदलस फ़तह किया, जिसे बाद में जो है वो हम हस्पानिया के नाम से भी जानते हैं। आजकल वो स्पेन है, लेकिन वो तारिक बिन ज़ियाद ने जब फ़तह किया था तो उसे उंदलस कहा जाता था। तीसरा नाम मोहम्मद बिन कासिम का आता है। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फ़तह किया। ये भी खिलाफत बनु उमय्या के दौर में वाक़या पेश आया। तारिक बिन ज़ियाद का मैंने नाम दिया तो यहाँ मैं एक बात की वजाहत कर दूँ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हम एक लफ्ज़ इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं बारबेरियन, जिसका मतलब है वहशी या वहशत। ये असल में अंग्रेज़ों का दिया हुआ वो लफ्ज़ है जो उन्होंने खालिद बिन ज़ियाद के स्पेन पर या हस्पानिया पर हमला करने के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद का ताल्लुक़ जो है वो बर्बर कबीले से था और उन्होंने बर्बर कबीले से ही बर्बरियत का लफ्ज़ निकाला, जिसे हम बड़े शौक़ व ज़ौक़ से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें ये इल्म नहीं कि हम इस लफ्ज़ के इस्तेमाल के ज़रिए अपने ही एक सिपह सालार की तौहीन करते हैं, यानी तारिक बिन ज़ियाद की तौहीन करते हैं। खैर, बहरहाल चौथा नाम जो है वो आता है कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली का। कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली ने ईरान फ़तह किया और जो है वो उन्होंने बल्ख आजकल अफ़गानिस्तान में शामिल है, उस ज़माने में ये खुरासान सूबा कहलाता था। मर्व जो है वो इसका दारुल हुकूमत था। लेकिन जब बल्ख पर उन्होंने हमला किया तो बल्ख में जो माल गनीमत हाथ आया उसमें कुछ कनीज़ें भी शामिल थीं। उन कनीज़ों को तकसीम कर दिया गया, माल गनीमत का हिस्सा थी। उनमें से एक कनीज़ का नाम था बर्मक। इसमें दो रिवायतें हैं, दोनों रिवायतें मैं आपको बताता हूँ। उस कनीज़ का नाम था बर्मक। बर्मक जो है वो कुतैबा बिन मुस्लिम के जो भाई थे अब्दुल्ला बिन मुस्लिम, उनके हिस्से में आई। आपको पता है कि इस्लाम में जो है वो उस दौर में कनीज़ों और लौंडियों के साथ जो है वो रिश्ता रखना जायज़ था। चुनाचे वो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम की बीवी बनकर रही। निकाह हुआ या नहीं हुआ मुझे इस बारे में खैर ख़बर नहीं है, लेकिन वो लौंडी बनकर जो है वो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम के हिस्से में आई। कुछ अरसे के बाद बल्ख वालों से सुलह हो गई और माल गनीमत के साथ साथ जो है वो लौंडियाँ भी वापस कर दी गई। उनमें वो बर्मक लौंडी भी शामिल थी। लेकिन इत्तफ़ाक़ की बात यह कि जब उसे वापस किया गया तो पता ये चला कि वो हामला है, माँ बनने वाली है। शर्त ये रखी गई कि अगर तो बर्मक ने लड़की को जन्म दिया तो वो अपने पास रख ले, लेकिन अगर उसने किसी लड़के को जन्म दिया तो वो उसे मुसलमानों को वापस करना होगा। अल्लाह ताला की कुदरत कि बर्मक ने एक बेटे को जन्म दिया। चुनाचे वो बेटा अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को वापस कर दिया गया। तारीख़ उसे खालिद बर्मकी के नाम से जानती है और ये ख़ानदान ब्राह्मका, जिसका अरूज अब्बासियों के दौर में हुआ, उसका बानी था। दूसरी रिवायत बर्मक के बारे में ये बताई जाती है कि लौंडी का नाम कोई नहीं लिया गया, लेकिन उसे बर्मक के हवाले कर दिया गया। बर्मक कहते हैं आतिश कदों के जो राहिब होते हैं, क्योंकि ईरान में आतिश परस्ती का रिवाज था। आतिश कदों के जो राहिब होते हैं उन्हें बर्मक कहा जाता है। वो लौंडी जो है उसे अक़्द में दे दी कुतैबा बिन मुस्लिम बाहली ने, लिहाजा उसकी जो औलाद हुई वो बर्मकी कहलाई। जब तक खालिद जवान हुआ तब तक जो है वो बनु उमय्या का सूरज भी गुरूब होने वाला था। अब्बासी दौर आ गया। अब्बासी दौर में जो है वो खालिद बूढ़ा हो गया और उसकी औलाद जो है वो जवान हो गई। उसका एक बेटा था जिसका नाम था याह्या बर्मकी। याह्या बर्मकी को जो है वो खलीफा हादी और खलीफा हारून रशीद का बाकायदा उस्ताद और अतालीक मुक़र्रर किया गया। इसके 6 बेटे थे, जिनमें से 2 बेटों ने बड़ी शोहरत हासिल की। एक का नाम फ़ज़ल था, दूसरे का नाम याह्या था, जाफ़र था। जो जाफ़र बर्मकी था वो हारून रशीद का जो है वो दोस्त था। ग़ुलाम तो था ही था, लेकिन ग़ुलाम के साथ साथ दोस्त था। वज़ीर-ए-आज़म मुक़र्रर कर दिया याह्या के बाद, क्योंकि याह्या बूढ़ा हो गया था। फ़ज़ल जो जिसका मैंने नाम बताया ये दूध शरीक भाई था हारून रशीद का, और जाफ़र जो है वो हारून रशीद का वज़ीर-ए-आज़म बना। हाँ, कहते ये हैं कि जो मैनोशी की महफ़िल होती थी उसमें हारून रशीद जो है वो जाफ़र बर्मकी को साथ लेकर बैठा करता था और उसमें शरीक होता था। हारून रशीद की एक बहन थी जिसका नाम था अब्बासा। बहुत खूबसूरत खातून कहते हैं अब्बासियों की।
वो हारून रशीद जो है वो अब्बासा से इतना प्यार करता था कि अपनी हर महफिल में उसे वो बुलाया करता था। रिवायत ये थी कि एक बारीक जाली का पर्दा दरमियान में लटका दिया जाता था और अब्बासा उसके पीछे बैठ जाया करती थी। कुछ मुवर्रिखीन ने लिखा है कि वो महफिल बैनोशी में शामिल होती थी और कुछ ने लिखा है कि वो सिर्फ बैठा करती थी। जाफ़र भी मौजूद होता था। कुछ दिन के बाद जो है वो हारून के दिल में ये ख्याल आया कि जाफ़र जो है वो मेरी बहन के लिए नामहरम है। उसने जाफ़र से कहा कि जो है वो मैं अब्बासा को नहीं छोड़ सकता, यानी अब्बासा को महफिल में बुलाए बगैर नहीं रह सकता। तुम ऐसा करो कि तुम अब्बासा से निकाह कर लो, लेकिन मियाँ बीवी के ताल्लुकात कायम नहीं होने चाहिए। जाफ़र ने वज़ीर आज़म था, जाफ़र ने जो है वो खलीफा की बहन से शादी कर ली, यानी ग़ुलाम ने अब्बासी खलीफा की बहन से शादी कर ली। और यही जो है वो मुआहदा जो तय पाया था वो यही था कि जी मियाँ बीवी के यानी ज़वाजी ताल्लुकात कायम नहीं होंगे। तवारीख़ में ये लिखा है कि हारून जो है वो उन दोनों को अकेला छोड़कर उठ जाया करता था उस महफिल से, और महफिल मैनोशी जो है वो उसके बाद भी जारी रहती थी। लिहाजा इस तन्हाई का फ़ायदा उठाकर जो है वो जाफ़र और अब्बासा में इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम हो गए। कुछ अरसे के बाद जो है वो अब्बासा ने एक बेटे को जन्म दिया और हारून के डर से उस बेटे को मक्का भिजवा दिया गया, कुछ जो है वो जो ख़वातीन लौंडियाँ थी या कनीज़ें थी उनके साथ। यानी ये मामला जो है वो हारून के इल्म में नहीं लाया गया कि उसकी बहन जो है वो जाफ़र के बेटे की माँ बन चुकी है। हारून जो है और जाफ़र जो है वो बदस्तूर वज़ीर आज़म रहा। कुछ अरसे के बाद हारून हज पर गया। कहते ये है कि हर साल हज पर जाया करता था। एक दफ़ा वो हज पर गया तो उसे जो है वो वहाँ महल के कुछ लोग मिले और उन्होंने ये बताया कि आपका भांजा यहाँ है और वो छोटा है। उसने तस्दीक की, उन लौंडियों को बुलाया जो लौंडियाँ जो है वो अब्बासा के बेटे को लेकर मक्का आई थीं। उन्होंने तस्दीक की कि ये जाफ़र का बेटा है, यानी जाफ़र और अब्बासा का बेटा है। हारून ने पहले ये सोचा कि जो है वो मैं इस बच्चे को जो है वो कत्ल करवा दूँ, लेकिन कहा जाता है कि खौफ खुदा की वजह से वो बाज रहा। बहरहाल हज से वापसी हुई। जाफ़र की एक रिवायत थी, एक मुकाम अक्कान कहा जाता है, उसके नज़दीक एक जगह है अंबार के मकाम पर जब भी हारून वापस आता हज से, वो हारून की दावत किया करता था। उस दफ़ा जब हारून वापस आया तो उसने जो है वो दावत कबूल नहीं की, लेकिन जाफ़र उसके हमरकाब रहा। अंबार से कुछ आगे निकले, एक जगह जो है वो ख़ैमाज़न हुए, तो रात को हारून ने जो है वो एक अजीब सा हुक्म दिया। उसके खादिम ख़ास का नाम था मसरूर। उसने मसरूर को हुक्म दिया कि मुझे जाफ़र की गर्दन चाहिए। लिहाजा मसरूर गया और उसने जाफ़र की गर्दन उतार कर हारून के हवाले कर दी, यानी मतलब उसका सर जो है वो लाकर हारून के हुजूर पेश कर दिया। उसके बाद जाफ़र की लाश के 2 टुकड़े किए गए और वो मुख्तलिफ़ मकामात पर जो है वो इबरत के लिए लटका दिए गए। ये जो वाक़या मैंने आपको सुनाया है, ये मशहूर मुवर्रिख़ अल्लामा मोहम्मद जरीर अल तिबरी ने अपनी तारीख़ तिबरी में तहरीर किया है। उसी दौर के एक और मुसन्निफ़ हैं, 7 जिल्दों में है तारीख़ तिबरी, बड़ी मुसरत तारीख़ जो है वो तस्लीम की जाती है। उसी दौर के एक और मुसन्निफ़ है जिनका नाम है इब्न खल्दून। उनकी भी 7 या 8 जिल्दों में जो है वो तारीख़ है और वो मतलब इस्लामी तारीख़ के बानियों में शुमार किए जाते हैं। इब्न खल्दून, तिबरी, याकूबी। इब्न खल्दून ने इस वाक़े का बड़ा सरसरी सा ज़िक्र किया है, बल्कि मुक़दमा इब्न खल्दून में ये कहा है कि ये वाक़या जो है मनगढ़ंत है, अब्बासियों को जो है वो बदनाम करने की साजिश है और जो है वो अब्बासा की शादी जो है वो ज़रूर हुई थी, लेकिन जाफ़र के साथ नहीं हुई। इसी तरह तारीख़ याकूबी में एक और मुसरत तारीख़ याकूबी में इस वाक़े का ज़िक्र तक नहीं है। तो ये सब कुछ बताने का मकसद ये था कि तारीख़ जो है वो शुरू से ही गुंजलक, पेचीदा और मुतनाज़ रही है। अगर मैं कोई वाक़या अपने जो है वो व्लॉग में बताता हूँ तारीख़ का, तो उसका ये मतलब नहीं कि जो है वो वाक़या हुआ नहीं, या ये कि जो है वो उसकी तरदीद नहीं की जा सकती। मुख्तलिफ़ मुवर्रिख़ीन अपने अंदाज़ में तारीख़ को देखते हैं और तारीख़ को जो है वो उसी तरह उसकी तशरीह करते हैं। इस बुनियादी वाक़े का जो है वो मैंने जिसका बताया कि जो तिबरी है वो चूँकि अब्बासियों का मुखालिफ तस्वुर किया जाता है, लिहाज़ा तिबरी ने इस वाक़े को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। बाद वाले मुवर्रिख़ीन का कहना यह है कि तिबरी ने उसकी जो आदत थी वो ये थी कि वो बग़ैर किसी तस्दीक़ के तमाम वाक़यात को तवारीख़ अपनी तारीख़ का हिस्सा बना देता था। अब हमारे पास जो है वो यही वो तारीख़ें हैं जो हमारी मालूमात का माखिज़ हैं या जिनसे हम अपनी मालूमात हासिल करते हैं। उसके बाद फिर हिंदुस्तान की तारीख़ आती है, वो भी हर मुसन्निफ़ ने अपने अंदाज़ में तहरीर की है। लिहाजा हम जब कोई वाक़या बताते हैं, अब जिससे किसी ने तारीख़ तिबरी पढ़ी है उसको तो ये पता होगा कि जी अब्बासा नाम की कोई औरत थी और इस तरह उसका निकाह हुआ था, लेकिन जिसने तारीख़ तिबरी नहीं पढ़ी और उसने तारीख़ याकूबी पढ़ी है,
वो जाहिर सी बात है मेरी बात को झुठलाएगा कि जी ये तो जो है वो गलत बताया गया, हालांकि ऐसा नहीं है। तारीख़ जो है वो पेचीदा, गुंजलक और मुतनाज़ है। कुछ वाक़यात कुछ तवारीख़ में हैं, कुछ तवारीख़ में नहीं हैं। इसलिए मेरी अपने जो है वो नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि वो तारीख़ को इसी तनाजुर में देखें कि हर तारीख़ दान या हर मवर्रिख़ जो है वो तारीख़ को अपने अंदाज़ में देखता है। मेरे हाथ में जो है वो एक कागज़ की चिट है। ये आज का व्लॉग जो है वो मैंने बतौर ख़ास अपने नाज़रीन के लिए किया है, ताकि मैं उन्हें ये बता सकूं कि अगर मैं कोई तारीख़ बता रहा हूं तो वो मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर में मुतनाज़ होगी। लेकिन मैंने जो है चूँकि सारी तवारीख़ को पढ़ा है, तारीख़ याकूबी भी पढ़ी है, इब्न कसीर को भी पढ़ा है, इब्न खल्दून को भी पढ़ा है, लिहाजा मुझे ये मालूम है कि किस तारीख़ में ये वाक़या है, किस तारीख़ में नहीं है। नूरजहाँ का व्लॉग मैंने किया, नूरजहाँ की जो है वो हड्डियाँ कुत्तों को आगे डालने पर मुझे बड़ी तनकीद हुई, लोगों ने बड़ा बुरा भला कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। गुजारिश ये है कि वो मैंने नहीं कहा, वो तवारीख़ में लिखा हुआ है। अब हो सकता है कि जो मुझ पर एतराज़ कर रहा है उसने वो तारीख़ ना पढ़ी हो जिस तारीख़ में इस चीज़ का ज़िक्र है। मुझे ये भी कहा जाता है कि मैं हिंदू मवर्रिखीन से मुतासिर हूँ क्योंकि मुग़लिया ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात करता हूँ। मैं मुग़लिया ख़ानदान के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। हर शख्स में जो है वो अल्लाह ताला ने दो चीज़ें रखी हैं, अच्छाई और बुराई। ऐसा नहीं है कि मुग़लिया ख़ानदान जो है वो इस्लाम का लंबरदार था, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इसकी मतलब क़तई तौर पर तरदीद करता हूँ, क्योंकि बाबर ने हिंदुस्तान पर हमले के लिए किसी हिंदू को शिकस्त नहीं दी थी, महमूद गज़नवी की तरह या शहाबुद्दीन गौरी की तरह। महमूद गज़नवी ने आनंद पाल को शिकस्त दी और शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त दी। लेकिन बाबर ने हिंदुस्तान पर कब्ज़ा किया था एक मुसलमान बादशाह की हुकूमत ख़त्म करके, जिसका नाम था इब्राहिम लोदी। तो इसलिए अगर आप मुग़लिया ख़ानदान के इतने हमदर्द हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान का कत्ल किया और उसकी जगह जो है वो हिंदुस्तान का तख्त हासिल किया। इसलिए ये ना कहें मुझे कि मैं हिंदू मवर्रिखीन से मुतासिर हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और मुसलमान मवर्रिखीन की ही तारीख़ को तरजीह देता हूँ। लेकिन यहाँ ये भी मैं बता दूँ कि हम बड़े मुतासिब हैं, हम मसलकों में बटे हुए हैं। जो जिस मसलक का हामी है वो उस मसलक के हामी बादशाह को या वज़ीर को या जो उसकी हस्ती जो शख्सियत है वो डेफिनेटली यकीनी तौर पर जो है वो उसका वो दिफ़ा करता है, लेकिन मैं नहीं करता। अच्छा, इसी तरह जो है कुछ लोगों का ख़्याल ये है कि मैं अपना दायां जो हाथ है ये बहुत हिलाता हूँ। एक ख़ातून वीवर है मेरी, उन्होंने मुझे ये मशवरा दिया कि आप अपना दायां हाथ कटवा दें तो मतलब ये वो कहते हैं कि जी आप बार बार कैमरे की तरफ दायां हाथ करते हैं और हम डिस्टर्ब होते हैं। बात यह है कि हर शख्स की जो है वो हरकत व सकनात होती हैं, आप उसे काबू में नहीं रख सकते। हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दाएं हाथ को काबू में रखूँ, लेकिन मैं अपनी खातून वीवर के कहने पर इसे कटवा नहीं सकता बहरहाल। अच्छा, इसी तरह जो है वो कहते हैं जी बहुत कुछ छोड़ जाते हैं तारीख़ में। मैं छोड़ता नहीं हूँ, बग़ैर कागज़ के मैं बात करता हूँ, लेकिन पढ़ के आता हूँ, तहक़ीक़ करके आता हूँ, रिसर्च करता हूँ। जब आप फिलवती बोलते हैं और आपको अगर सारा वाक़या भी मालूम है तो उसमें से कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रह जाता है। लिहाजा सब जो है वो नाज़रीन से दरख्वास्त है कि इस रह जाने वाले को मेरी कम इल्मी समझकर मुआफ़ कर दिया करें। अच्छा, एक साहब ने एतराज़ किया कि मैं अपने ब्लॉग में जो है का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग कुछ लफ्ज़ जो है वो तकिया कलाम होते हैं। हो सकता है, मैंने ख़ुद भी नोट की ये बात कि मैं अपने ब्लॉग में जो है का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसे भी छोड़ दूँ। आप मुझ पर तनकीद करें, ज़रूर करें, लेकिन इस तरह के मशवरे ना दें कि मैं अपना दायां हाथ कटवा दूँ या जो है ना वो मैं बहुत कुछ छोड़ जाता हूँ। मैंने उसकी वजाहत आपको कर दी कि छोड़ जाने का मतलब ये नहीं कि मुझे पता नहीं, लेकिन जब फिलवती आप बात करते हैं तो कुछ ना कुछ ज़रूर रह जाता है, लिहाजा मुझे माफ़ कर दिया करें। अच्छा, एक साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आप आईने के सामने खड़े होकर पहले प्रैक्टिस कर लिया करें, उसके बाद व्लॉग किया करें। आईने के सामने खड़े होने की मुझे ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं हूँ। मुझे कैमरे के सामने खड़े होकर बोलना आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से ही जो है वो डिबेटर और स्पीकर रहा हूँ। मुझे पता है माइक में कैसे बोला जाता है, कैमरे के सामने कैसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी जिन साहब ने मुझे आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करने का मशवरा दिया था, उनका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एक साहब ने जो कहा मेरे व्लॉग लंबे होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं अक्सर जो है वो एक नाम अपने पहले भी व्लॉग में ले चुका हूँ, अमीन राजपूत साहब इस वक्त भी मेरे साथ हैं। तो ये एतराज़ उन्हें भी है कि मेरे व्लॉग जो है वो लंबे होते हैं। उन्हीं के मशवरे पर मैंने गोलड़े का व्लॉग जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो किया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
अमीन साहब के टोकने के बाद से मेरा कोई व्लॉग जो है वो एक व्लॉग आधे घंटे से ज़्यादा लंबा नहीं होता। 30 मिनट 32 मिनट मेरी कोशिश होती है कि मैं आधे घंटे के अंदर उसे समेट दूँ, लेकिन फिर आप ये गिला नहीं करेंगे कि मैं फ़लाँ बात छोड़ गया। अच्छा, इसी तरह एक साहब है, मैं उनकी गलतफहमी दूर कर दूँ, उन्होंने कहा कि जी सिंधी जो है वो पाकिस्तान में बसने वाली तमाम कौमों के बाप है। ऐसा नहीं है। मैं इसकी मैंने अपने कमेंट्स में भी तरदीद की थी और मैं यहाँ भी तरदीद करता हूँ। दरियाए सिंध के किनारे होने की वजह से हड़प्पा मोहनजोदड़ो की जो सकाफ़त है उसे वादी सिंध की तहज़ीब ज़रूर कहा जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सिंधी ज़बान या सिंधी कौम जो है वो सबकी बाप है। ऐसा नहीं है। जो हड़प्पा में जो लोग बसते थे, जब आर्यन बाहर से आए और उन्होंने हड़प्पा को बर्बाद किया तो यहाँ आर्यन कौम बसती थी, उनकी अपनी ज़बान थी जो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। उस ज़बान का सिंधी ज़बान से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़बानों के भी अपने कबीले होते हैं इंसानों की तरह। ये जो है वो पंजाबी ज़बान है या जो पंजाब के रहने वाले जो लोग हैं, इनकी जो ज़बान है ये द्राविड़ी कबीले से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा और सिंधी ज़बान जो है ये अरबी कबीले से ताल्लुक़ रखती है। इन दोनों ज़बानों का आपस में कोई मेल नहीं, लिहाजा इसी तरह जो है वो ये नहीं कहा जा सकता। पंजाबी ज़बान का रस्मुल ख़त भी आज तक नहीं है। हाँ जी, और पंजाबी ज़बान सिंधी ज़बान का तो रस्मुल ख़त फिर अरबी से मुतासिर होकर बन गई। अमीन राजपूत साहब ने बीच में मुझे लुक़मा देकर याद दिलाया, लेकिन पंजाबी ज़बान का तो रस्मुल ख़त ही नहीं है। ये फ़ारसी में लिखी जाती है जिसे हम शाहमुखी कहते हैं। और जो मशरक़ी पंजाब में यानी सिखों के इलाके में जो पंजाबी बोली जाती है और उसका जो ख़त है वो कहलाता है गुरमुखी। इसी तरह जो हिंदी है वो ख़त कहलाता है देवनागरी। लिहाजा ये कहना कि जी फ़लाँ ज़बान या फ़लाँ जो है वो रहने वाले ये एक दूसरे के माँ बाप हैं, इस तरह के तबसरे ना करें, लोगों का दिल दुखता है। हाँ, यहाँ मैं एक बात की और वजाहत कर दूँ, आप जो फर्स्ट कमेंट करते हैं पोस्ट पर, वो तो हमें नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाता है, लेकिन जब मेरे जवाब पर आपको जवाब देते हैं तो यूट्यूब हमें उस बारे में नोटिफाई नहीं करता। लिहाजा बहुत सारे जवाब जो है वो आपके रह जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर कमेंट का जवाब दूं, लेकिन जब आप मेरे अपने कमेंट पर मेरे जवाब का जवाब देते हैं उसका मुझे पता नहीं चलता। लिहाजा तमाम नाज़रीन से ये दरख्वास्त है कि जब भी वो मेरे जवाब पर कोई कमेंट दें, मतलब कमेंट का कोई जवाब दें, तो उसको नए जवाब की सूरत में दें, नए कमेंट की सूरत में दें, ताकि वो मुझ तक पहुँच सके और मैं उसका जवाब दे सकूँ। अच्छा, मैं इस वक्त बैठा हूँ अयूब नेशनल पार्क में। अयूब नेशनल पार्क जो है वो रावलपिंडी का बहुत बड़ा पार्क है और दावा ये किया जाता है कि ये एशिया का भी सबसे बड़ा पार्क है। वैसे तो अंग्रेज़ों ने जो है वो पाकिस्तान बनने से पहले इसकी बुनियाद रखी थी और तब ये पार्क जो है वो टोपी रख के नाम से जाना जाता था। मैंने जो आपसे चंद बातें करनी थी उसके लिए मैंने इसी पार्क का इंतखाब किया कि इस पार्क में बैठकर आपसे बातें की जाएं। 313 एकड़ जो है वो इसका रकबा है। 313 एकड़ इसका रकबा है और जो है वो जब ये पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के हिस्से में आया तो 1959 में जनरल अयूब ख़ान के नाम पर इसका नाम टोपी रख से तब्दील करके अयूब नेशनल पार्क रख दिया गया। 1960 के इशरे में इसकी बड़ी बुरी हालत थी, लेकिन बाद में जो है वो इसे जो है वो आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के हवाले कर दिया गया, जिसने इस पार्क को बहुत तरक्की दी है और अब ये इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तफरीह का बेहतरीन ज़रिया है, जहाँ लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आते हैं। आज इतवार का दिन है और यहाँ पार्क में तिल धरने को जगह नहीं है। अमीन राजपूत साहब को एक ऐसा कुंज, ऐसा कोना याद था जहाँ हम सुकून से बैठकर बात कर सके, लिहाजा हम टहलते टहलते पूरे बाग का चक्कर लगाकर उस कुंज में आकर बैठे हैं ताकि जो है वो आपसे कुछ दिल की बातें कर सकूँ और कुछ अयूब नेशनल पार्क के हवाले से बता सकूँ। अगर तो आप रावलपिंडी इस्लामाबाद में रहते हैं तो एक बार ज़रूर अयूब नेशनल पार्क आएँ, यहाँ जो है वो आपके लिए बहुत कुछ है। एक ज़माने में यहाँ ओपन एयर थिएटर हुआ करता था, सारी सरकारी तकरीबात और बड़ी बड़ी तकरीबात उसमें हुआ करती थी। अब उसकी जगह जो है वो कुछ कमर्शियल हॉल बन गए हैं, मार्किज़ बन गई हैं, वहाँ शादियाँ होती हैं, लेकिन उनका नाम वही टोपी रख जो है वो के नाम पर है, जो अयूब नेशनल पार्क का पुराना नाम था। अब यहाँ प्ले एरिया है, जॉगिंग ट्रैक्स हैं, जो है वो लॉन बनाए हैं। 2001 में जो है वो उस वक्त के सदर ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने इसे आर्मी हेरिटेज फाउंडेशन के हवाले किया था और उन्होंने इस पर बहुत काम किया है।
इसी तरह जो है वो जहाँ मैं बैठा हूँ ये जो है वो मिरेकल गार्डन का हिस्सा है, जो 2021 में जो है वो डेवलप किया गया और 16 नवंबर 2021 को डेवलप करके इसको खोला गया। और यही वो साल था जब यहाँ चेयर लिफ्ट है वो भी इंट्रोड्यूस करवाई गई। यानी अब इस पार्क में जो है वो चेयर लिफ्ट भी मौजूद है, लेकिन शायद मैं आपको इसलिए ना दिखा पाऊँ कि मेरे पास जो है वो इतना वक्त नहीं मैं जा पाऊँ। लेकिन जब आप यहाँ आएँ तो आप ये ज़हन में रखें कि चेयर लिफ्ट जो है सिर्फ गलियात में नहीं है, बल्कि रावलपिंडी शहर में भी चेयर लिफ्ट मौजूद है जो अयूब नेशनल पार्क में है। फूलों की क्यारियाँ हैं बहुत माशाल्लाह, बड़े बड़े लॉन हैं, रंग बिरंगे फूल जो है वो अगर आप उनका नज़ारा करना चाहते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे, 12 महीने मिल जाएंगे, सर्दियों के कुछ दिन छोड़कर। मेरा ख्याल दिसंबर जनवरी के 2 महीने छोड़कर बाकी जो है वो अयूब नेशनल पार्क में आपको फूलों की वसी क्यारियाँ मिलेंगी और हर रंग का फूल जो है वो आपको यहाँ दस्तयाब होगा। वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं मुख्तलिफ जो है वो फासलों के हवाले से, वो आप जो है वो देख सकते हैं, मतलब वॉक कर सकते हैं उस पर। इसी तरह जो है वो खुले मैदान हैं जहाँ आप दूर तक जो है वो चहलकदमी कर सकते हैं। इसी तरह खूबसूरत स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं, कहीं जो है फ़ौजी गाड़ी खड़ी है, कहीं एक जो है वो माशकी यानी बहिश्ती जिसको कहा जाता था पुराने ज़माने में, वो पानी पिलाता हुआ नज़र आएगा। कहीं जो है वो आपको कोई अपना कोई ये कश्ती चलती हुई नज़र आएगी। इसी तरह जो है वो इसमें बग्गियाँ चलती हैं, जो इसकी जो अंदर सड़कें हैं, घोड़े हैं, बग्गियाँ हैं, इलेक्ट्रिक कारें चलती हैं। इसी तरह जो है वो एक जो स्टीम इंजन की टाइप का जो है वो उन्होंने इंजन बनाया हुआ है, उसके साथ 3 बोगियाँ लगाई हुई हैं, लेकिन वो भी जो है वो यहाँ मौजूद है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ जो है वो चलाई जाती हैं। 2 झीलें हैं जिनमें बत्तखें तो तैरती ही हैं, लेकिन ये कि आप वहाँ कश्ती रानी का लुत्फ़ भी ले सकते हैं। और मोटर बोट्स हैं बाकायदा, एक छोटी झील है और एक बड़ी झील है। मुख्तलिफ जो है वो अंदाज़ की कश्तियाँ हैं, बड़ी खूबसूरत कश्तियाँ हैं जिनमें जो है वो आप एंजॉय कर सकते हैं, उनका लुत्फ़ ले सकते हैं। सड़कें बहुत खुली हैं यहाँ की। एक जगह है जंगल बैरक्स के नाम से। जंगल बैरक्स जो है वो रिज़ॉर्ट्स हैं, अगर आप रात रुकना चाहें, एक रात रुकना चाहें कम से कम, तो जो है वो सहूलत भी यहाँ दस्तयाब है। इसी तरह जो है वो बैठने के लिए बड़ी खूबसूरत जगह हैं, बच्चों के झूले हैं, जॉयलैंड है, जंगल वर्ल्ड के नाम से एक इलाका है। इसके एक हिस्से को डेवलप किया गया है। 2020 में इस्लामाबाद का चिड़ियाघर बंद कर दिया गया और वहाँ के जो जानवर थे वो यहाँ जो है वो मुंतकिल कर दिए गए। यहाँ अयूब पार्क में एक बहुत शानदार किस्म का चिड़ियाघर मौजूद है जिसमें जानवरों की 130 और परिंदों की 200 अक़साम जो है वो मौजूद हैं। यानी इस्लामाबाद के जो जानवर हैं वो भी सारे के सारे यहाँ मुंतकिल किए जा चुके हैं। तो यानी जो है वो पार्क, जॉयलैंड, जंगल वर्ल्ड, चिड़ियाघर और पार्क, पार्किंग ट्रैक्स, ये आपको सब कुछ एक ही जगह जो है वो देखने को मिलेगा। इसी तरह आर्मी म्यूज़ियम बनाया गया है, बहुत शानदार आर्मी म्यूज़ियम है। उसके अंदर जो है वो आर्मी के ज़रिए इस्तेमाल चीज़ें रखी गई हैं। बाहर उसके एक हेलीकॉप्टर नस्ब है, रॉकेट लॉन्चर जो है वो रखा गया है, एक जीप लगाई गई है। मतलब आप जो तफरीह के लिए जो आपको सामान चाहिए वो अयूब नेशनल पार्क में मौजूद है। लिहाजा जब कभी आपको मौका मिले, अगर मैंने कहा ना कि अगर आप इन शहरों से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप किसी भी दिन आ सकते हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी का विज़िट करने के लिए, सैर करने के लिए, तो वो अपने शेड्यूल में इस्लामाबाद ये रावलपिंडी का जो नेशनल पार्क है अयूब नेशनल पार्क, इसे ज़रूर शामिल रखें। ये दूर नहीं है, रावलपिंडी से जो जीटी रोड जा रहा है ये एन जीटी रोड के ऊपर है और शहर के अंदर है। यहाँ सदर से जो है वो मुश्किल में 5 किलोमीटर का फासला होगा, जो रावलपिंडी का मरकज़ी हिस्सा है सदर रावलपिंडी, वहाँ से 5 किलोमीटर के फासले पर ये बाग वाक़ है। वो लिहाजा जब भी आप रावलपिंडी आएँ आप ज़रूर अयूब नेशनल पार्क आएँ। गला मेरा बार बार ख़राब हो रहा है और वो मौसम की खुशकी है, बड़ी माजरत कि जो है वो आखिर में आके ये मामला हो, वरना पहले मैं ठीक बात कर रहा था। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अमीन राजपूत साहब की नज़र लग गई है, लेकिन ये मौसम की नज़र लग गई है। बहरहाल यही मकसद था कि कुछ आपसे बातें हो जाएं और कुछ जो है वो अयूब नेशनल पार्क का जो है आपसे तारुफ़ करा दिया जाए। हाथों को कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा मैं, लेकिन कटवाऊँगा नहीं, तो मुझ पर रहम करें और जितना हूँ जैसा हूँ वैसा ही रहने दें। आप तनकीद करें, गलतियों की निशानदेही करते रहें। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाह अपनी कर सकूँ मैं करूँ। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।